टेंसर का आपको आज इंट्रोडक्शन देते हैं और 4 to 6 क्लास में ये आपका कंप्लीट भी कर देंगे। टेंसर जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, आप फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हो, आप फंक्शन कह सकते हो। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, फंक्शन, और फिजिक्स में उन्हीं फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि एक फंक्शन ऐसा है जिसके पास में डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, फिजिक्स में इसी को क्या कहेंगे, वेक्टर। एक फंक्शन ऐसा है जिसके पास में केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, फिजिक्स में इसको क्या कहते हैं, स्केलर, अदिश कहते हैं। तो वेक्टर हम जानते हैं, स्केलर भी हम जानते हैं। ऐसे ही कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम टेंसर कहते हैं। स्केलर अगर हम जानते हैं और वेक्टर भी हम जानते हैं तो बहुत आसानी से हम टेंसर समझ पाएंगे। देखते हैं आप कितना जानते हो स्केलर के बारे में। वेक्टर, स्केलर, स्केलर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सदिश, इसको कहते हैं अदिश, और एक टर्म है आपका टेंसर। अगर आप टेंसर पढ़ लो ना तो टेंसर की जो स्टडी है, टेंसर का जो ज्ञान है, आपको बता देगा वेक्टर क्या होता है। टेंसर आपको ये भी बता देगा स्केलर क्या होता है। यानी जिसने टेंसर को पढ़ लिया होता है उसे वेक्टर अपने आप पता चल जाता है और स्केलर भी अपने आप पता चल जाता है। यानी टेंसर हमारा जनरल टर्म है, जिसको पढ़ लेना मतलब वेक्टर भी अपने आप में अपने कंप्लीट हो जाते हैं और जो स्केलर है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और जो फिजिकल क्वांटिटी ना तो वेक्टर होती है ना ही स्केलर होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो टेंसर हमें सब कुछ बता देता है। तो टेंसर कैसा टर्म है, जनरल टर्म है। क्या होता है वेक्टर, सदिश? तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और क्या होता है वेक्टर के पास, वेक्टर हैविंग, हैविंग का मतलब है के पास होता है, क्या रखता है, हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब निश्चित दिशा। निश्चित दिशा को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक दिशा। जो यूनिक होता है वही तो निश्चित होता है। तो वेक्टर जो है वो ऐसे फंक्शंस होते हैं या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास में मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है और एक दिशा होती है, एक से ज्यादा दिशा नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास में फोर्स है, बल जिसको आप कहते हैं, और जो आपका स्केलर है ये क्या होते हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड। इनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा लेकिन नो डायरेक्शन, इनके पास में दिशा नहीं होती। अब जरा टेंसर देखते हैं, टेंसर को क्या किस तरीके से डिफाइन किया गया। These are such physical quantities, चाहे हम लिखें फिजिकल क्वांटिटीज या हम लिख सकते हैं फंक्शंस। These are such physical quantities which having magnitude and two or more than two direction,
मोर देन 2 डायरेक्शंस। अगर आपका आमना सामना किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ होता है या किसी ऐसे फंक्शन के साथ होता है जिसके पास में कितनी डायरेक्शंस हो, 2 या फिर 2 से, आप उस फिजिकल क्वांटिटी को नाम क्या दोगे? वो टेंसर। अब टेंसर के भी कई सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है, जैसे आपका जो स्ट्रेस है, प्रतिबल, ये टेंशन में आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, ये भी टेंशन में आता है, जड़त्व आघूर्ण। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें ये वाली फीचर्स मिलती है कि 1, 2 या 2 से ज्यादा दिशाएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे जो आपका स्ट्रेस है, जो प्रतिबल है, इसमें 2-2 दिशाएं होती हैं, 2-2 दिशाएं। तो अगर किसी टेंसर में 2-2 दिशाएं हैं तो उसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर टेंसर। क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर टेंसर। इसे आप ध्यान देना है, यहां पे लिखा मैंने टेंशन। तो टेंसर का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि टेंसर वो फंक्शंस होते हैं, ये ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनके पास में 2 अथवा 2 से ज्यादा दिशाएं होती हैं। तो टेंसर विद TWO 2 डायरेक्शंस, ऐसे टेंसर जिनके पास में कितनी दिशाएं हैं? 2। ऐसे टेंसर जिनके पास 2 दिशाएं हैं उनको कहा जाता है कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर टेंसर, ठीक है। अच्छा, ऐसे टेंसर जिनमें 3 दिशाएं विद 3 डायरेक्शन, उनको क्या कहते हैं? 3 तो थर्ड ऑर्डर टेंसर। अगर 4 दिशाएं हैं तो विद 4 डायरेक्शन क्या कहेंगे? 4 ऑर्डर टेंसर। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब आने वाली है। अगर 2 दिशाएं हैं तो सेकेंड ऑर्डर टेंसर, 3 दिशाएं हैं तो थर्ड ऑर्डर, 4 हैं तो फोर्थ ऑर्डर। ऐसे आगे ऑर्डर चलता चला जाएगा, बोलो भाई। अच्छा, अगर किसी टेंसर में एक ही दिशा है, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, ध्यान देना, विद 1 डायरेक्शन। अगर कोई टेंसर ऐसा मिल गया इसमें केवल क्या है? एक ही डायरेक्शन है, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और इधर हमको फिजिक्स बता चुका है, मैथ बता चुका है, एक दिशा वाले कौन होते हैं? वेक्टर। यानी वेक्टर का एक नया नाम है क्या? फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर मतलब वेक्टर। लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर जो है वो किस ऑर्डर के टेंसर है, आप बताओगे फर्स्ट ऑर्डर। टेंसर ने तुम्हें वेक्टर भी बता दिया। टेंसर अगर पढ़ रहे हो तो वेक्टर भी पढ़ाई हो गई ना, कि ऐसे टेंसर जिनकी एक ही दिशा है उनको क्या नाम दिया गया? वेक्टर। अच्छा, ऐसे टेंसर विद नो डायरेक्शन, कोई टेंसर ऐसा मिला, मैंने पूछा कि तुम्हारे पास डायरेक्शन है क्या? उसने कहा डायरेक्शन तो नहीं है, तो उसको कहते हैं कॉल्ड 0 ऑर्डर टेंसर। 0 ऑर्डर टेंसर। और जिनमें दिशाएं नहीं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर। यानी स्केलर एक प्रकार के कैसे टेंसर है? 0 ऑर्डर टेंसर। तो यहां पे लिखा मतलब स्केलर। तो अगर आपने टेंसर जान लिया तो इसका मतलब है कि वेक्टर अपने आप जान लिया और स्केलर भी जान लिया। तो टेंसर जो है वो कैसा है? जनरल है।
अगर टेंसर हम पढ़ रहे हैं तो टेंसर की पढ़ाई हमको वेक्टर तक पहुंचाएगी, टेंसर की पढ़ाई हमको स्केलर में भी ले जाएगी, टेंसर की पढ़ाई उनको भी हमें बताएगी जो कि ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है। इसलिए टेंसर कैसा है, जनरल है, ठीक है ना, टेंसर कैसा है, जनरल। नोट करिए, स्टार्ट कहां से करना है, टेंसर, उसके बाद वेक्टर, उसके बाद स्केलर, और फिर यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डाल देना, नोट। और नोट में ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट। तो टेंसर के बेसिक में सबसे पहले टेंसर क्या होता है, वेक्टर हमारे फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर फैमिली के मेंबर हैं, जो वेक्टर है वो टेंसर फैमिली के मेंबर हैं, फिर उनका नाम है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और स्केलर भी हमारे टेंसर फैमिली के मेंबर है और इनका नाम क्या है, जीरो ऑर्डर टेंसर। जैसे जो स्ट्रेस है वो आपका सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, क्योंकि जब स्ट्रेस का फार्मूला लिखते हो, स्ट्रेस स्ट्रेस इज, फर्स्ट ऑप्शन है जीरो ऑर्डर टेंसर, सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, थर्ड है सेकेंड ऑर्डर टेंसर, फोर्थ है थर्ड ऑर्डर टेंसर। आंसर है ये सेकेंड ऑर्डर। क्यों है स्ट्रेस आपका सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि स्ट्रेस जिसको भी हिंदी में कहते हैं प्रतिबल, और इसका फार्मूला होता था फोर्स यानी कि बल अपॉन में एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब जो ये फोर्स है ना, इसके पास दिशा होती है, तो एक तो दिशा तुम्हारे फोर्स के पास होगी, एक डायरेक्शन तो इसके पास है, एक दिशा तो इसके पास है, और एक दिशा इसके पास भी होती है। तो लोगों ने सुना होगा क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, ठीक है ना, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की दिशा क्या होती थी, हमेशा क्षेत्रफल के अभिलंबवत, नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पर। जैसे कि अगर मैं एक क्षेत्रफल ले लूं और इस पर एक अभिलंब बना दूं, नॉर्मल, तो यहाँ पर एरो बना दूं, यही जो अभिलंब बना है, ये जो नॉर्मल बना हुआ है, इसी का नाम क्या है, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर स्ट्रेस के फार्मूले में दो दिशाएं हैं ना, स्ट्रेस आपका सेकेंड ऑर्डर टेंसर हो गया, सेकेंड ऑर्डर टेंसर, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, जरा सोच समझ के जवाब देना। स्ट्रेस जो है, सॉरी टेंसर जो है, उनके पास में क्या है, बहुत सारी दिशाएं। जब तुम्हारा वेक्टर था, वेक्टर माने सदिश, और उसके पास केवल एक ही दिशा थी, निश्चित दिशा थी और एक ही दिशा थी। तो जब आप उस वेक्टर को बताते थे, वेक्टर्स के बारे में बताते थे, जैसे कि कोई वेक्टर है आपका आर, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर आर, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो निर्भर करता था एक्स वाई जेड पर, याद आए, एक्स वाई जेड, क्योंकि आप अपने इस वेक्टर को निरूपित करते थे, रिप्रेजेंट करते थे किसमें, 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन समझ पा रहे हो ना। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि एक वेक्टर है, एक सदिश है, उसका नाम है वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू लिखी हमने 10i कैप प्लस 20j कैप प्लस 30k कैप। तुमको क्या समझ में आ रहा है, वेलोसिटी नाम का जो ये वेक्टर है, इसका कुछ हिस्सा कहां पर है, एक्स अक्ष की दिशा में, और कुछ कहां पर है, वाई की दिशा में, और कुछ कहां है,
जेड की दिशा में। तो अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स तीनों दिशाओं में मिलते थे तो हम कहते थे कि वो वेक्टर कैसा है, 3 डायमेंशन है। मैक्सिमम 3 डायमेंशन ही तो आपने पढ़ा था, बात समझ पा रहे हो ना। और इस बात को तुम बताने के लिए कहते थे कि भाई अगर हमें किसी वेक्टर को 3 डायमेंशन में ले जाना है तो हम उसके वेक्टर के नाम के आगे ब्रैकेट लगा के एक्स वाई जेड लिख देंगे, जो कि केवल ये बताने की कोशिश करता है कि हम इस वेक्टर को एक्स वाई जेड इन 3 दिशाओं में क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। हम 3 दिशाओं में निरूपित कर सकते हैं, बात समझ पा रहे हो। अगर किसी वेक्टर की केवल रिप्रेजेंटेशन, किसी वेक्टर का निरूपण अगर केवल 2 के लिए है तो केवल एक्स वाई होगा या फिर वाई जेड होगा या फिर क्या होगा, जेड एक्स होगा। अधिक से अधिक मैक्सिमम तुम वेक्टर को निरूपित करते थे और उस निरूपित करने में जो आपके वेरिएबल टर्म्स यूज होते थे वो क्या होते थे, एक्स वाई जेड। चौथा तो कोई निर्देशांक होता नहीं था। तो सोचने वाली बात है कि आप किसी वेक्टर को निरूपित करते थे और वहां पर आपके वेरिएबल होते थे 3। वेरिएबल कैसे होते थे, 3। टेंसर में भी क्या 3 वेरिएबल होंगे, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल। देखो ना, टेंसर में तो वेरिएबल और ज्यादा होंगे ना, समझो बात को। जब वेक्टर में केवल एक ही दिशा है, एक दिशा है, उसको निरूपित करने के लिए तुमने कितने वेरिएबल्स की हेल्प ली है, 3 वेरिएबल्स की हेल्प ली है। और टेंसर में तो एक से ज्यादा दिशाएं हैं ना, तो वेरिएबल भी क्या होंगे, 3 से ज्यादा। बात समझ पा रहे हो। अब वेरिएबल होंगे 3 से ज्यादा, ये बात क्लियर है ना कि किसी टेंसर को निरूपित करने के लिए वहां वेरिएबल क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। अगर 3 वेरिएबल है तो हमारी आदत हो चुकी है एक्स वाई जेड, यही तो है ना। अगर 4 हुए तो क्या लिखेंगे, तुमने कहा एक्स वाई जेड डब्ल्यू। 4 के बाद 5 हुए तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और कोई और नाम ले लो, चलो वी ले लिया। तो एक रास्ता निकाला गया, और रास्ता ये निकाला गया कि जैसे ये कहा जाए कि कोई टेंसर है, कोई टेंसर है, टेंसर का मतलब क्या, कोई फंक्शन है, और उसमें जो है उसको निरूपित करना है और वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ रही है। तो टेंसर हैविंग, ये टेंसर मान लेते हैं, कोई टेंसर है आर और हैविंग कोऑर्डिनेट। बात को समझना, चीजों को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये एक वेक्टर है, उसके केवल 3 ही निर्देशांक होंगे, एक्स वाई जेड, ज्यादा ज्यादा 3 होंगे। बट ये आर क्या है, कोई टेंसर है, और आर जो ये टेंसर है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो तो बहुत सारे होंगे। तो हमने कहा इसके जो कोऑर्डिनेट है, तो टेंसर आर हैविंग कोऑर्डिनेट, हमने लिखा x1 x2 x3 x4 x5। देखो अगर मैं ऐसे चलता x, y, z, फिर अगला वाला ले लिया v, फिर w, फिर ऐसे a b c, थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, पता नहीं कितने अनगिनत हो सकते हैं। तो इस तरीके से जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये 1 2 लगा करके जहां तक जाना वहां तक चले जाओ। तो ये डॉट 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 और ये लिखा मैंने xn। देखो अगर निर्देशांक में x है, y है, z है, जरा इस चैप्टर में आगे तो लिखो x1 है, x2 है, x3 है। जैसे जो काम तुम्हारा y है उस जगह पे क्या लिखा गया, x2। जो काम तुम्हारा z कर रहा है उस जगह पे क्या लिखा गया, x3। अगर 3 निर्देशांक है तो कहा जाता है 3 डायमेंशन। 4 अगर निर्देशांक है तो क्या कहा जाएगा, 4 डायमेंशन। 5 अगर है तो 5 डायमेंशन। और यहां पर हमने कितने लिखे हैं, n, तो क्या हो जाएगा, n डायमेंशन। n डायमेंशन। तो टेंसर आर हैविंग द कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn। तो ये हमने लिख दिया है, हैविंग कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट, ये इस बात को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट
एन डायमेंशनल स्पेस। देखिए, जब केवल 3 निर्देशांक मिलते थे तुम उसको कहते थे 3 डायमेंशनल स्पेस, हिंदी में कहते थे त्रिविमीय क्षेत्र। ठीक है ना, 4 डायमेंशन है तो 4 डायमेंशन स्पेस, और अगर 8 है तो 8 डायमेंशन स्पेस। यहाँ पे क्या n डायमेंशन है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी अभी तुमने ये एक्सेप्ट किया है, और ये बहुत आसानी से बात समझ में भी आनी चाहिए कि जब किसी वेक्टर में हम निरूपित उसको करते थे तो कितने निर्देशांक होते थे? 3। एक ही दिशा है तो 3 निर्देशांक है, और टेंसर के पास तो एक से ज्यादा दिशाएं हैं ना, तो निर्देशांक भी कई सारे होंगे। और हम ये कैसे कहते हैं कि वो वहां पे केवल 6 निर्देशांक है? हो सकता है कि 60 हो, तो हम अपने जनरल में सोचा है तो क्या सोचा? n डायमेंशन सोचा। तो जब 3 डायमेंशन है 3 निर्देशांक, 4 डायमेंशन है 4 निर्देशांक, 5 अगर है 5 निर्देशांक, 6 है तो 6 निर्देशांक, 7 है तो 7 निर्देशांक, n है तो, और जितने निर्देशांक उतने ही डायमेंशन का स्पेस कह दो उसको, उतने ही डायमेंशन का क्या कह दो? स्पेस। तो n डायमेंशन स्पेस। और इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना है। आप जरा ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर आगे लो। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, एक कोई टेंसर है और वो मल्टीपल डायरेक्शंस है, तो वो मल्टीपल डायरेक्शन है तो वहां पर उसको वो जिन लोगों पे निर्भर करता है उनको हम लोग कहते थे कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। किसी ने इसको ऐसे लिखा x1, x2, x3, x4, x5 डॉट 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 xn। तो इसको ऐसे मत पढ़ना x की पावर 4, ऐसे मत पढ़ना, रिप्रेजेंटेशन है केवल। तो आप जो है यहाँ नंबर्स नीचे भी लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हो और नंबर्स ऊपर लगा करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर की हेल्प क्यों ली गई? क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं कि ये ABCD कम पड़ जाएगा, तो नंबर 1 2 3 चलता जाएगा जहां तक जाना। ठीक है ना, क्लियर ये बात? अच्छा, यानी कि ये x1 क्या है? कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट। x2 क्या है? दूसरा कोऑर्डिनेट। सिमिलरली यहां पर x2 क्या है? दूसरा कोऑर्डिनेट। यानी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट निर्देशांक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जेड छोड़ दिया गया, केवल किसको पकड़ा गया? कोई एक वेरिएबल पकड़ लो, उस पर नंबर लगा दो। तो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने के लिए वी चूज वेरिएबल, यानी कि वन वेरिएबल विद नंबर्स इन सफिक्स। जैसे आपने लिखा x1, ये जो 1 है वो क्या कहलाता है? सफिक्स। ठीक है ना, आपने लिखा x1, ये 1 क्या कहलाता है? सफिक्स। ठीक है ना, सफिक्स। और वेरिएबल अगर आपने x चुना है तो x पर नंबर लगाइए, और y चुना तो y पे लगाइए। तो वन वेरिएबल विद सफिक्स। अच्छा, अगर आपने नंबर नीचे लगाया है तो कहलाता है सब स्क्रिप्ट। वो सफिक्स क्या बनता है? सब स्क्रिप्ट। तो जरा ध्यान देना, अगर नंबर वेरिएबल के साथ नीचे लगाए then suffix is called subscript। यानी कि ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? सबस्क्रिप्ट। ये क्या बने? सबस्क्रिप्ट।
if number introduced in variable in upper side, then suffix is called, तब हम उस सफिक्स को क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। जैसे हमने कोई वेक्टर सोच लिया, वेक्टर नहीं सॉरी, कोई हमने टेंसर सोच लिया। टेंसर क्या है? फिजिकल टर्म्स है, या आप कह सकते हो फंक्शंस है। और टेंसर क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शंस वाले होते हैं, इसलिए इनके कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं। तो हमने कोई टेंसर सोच लिया, चलो मैंने एक टेंसर सोचा 5, और उसके आगे ऐसे ब्रैकेट लगाया और यहां पे लिखा x1 x2 x3 डॉट 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 x5, ऐसे लिखा। यानी कि इस फंक्शन के, इस टेंसर के कितने कोऑर्डिनेट है? 5। तो इसलिए अब इसको ऐसे लिख सकते हो 5, अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे लिखो x की पावर i, जहां i बराबर क्या है? 1 से लेकर के 5। तो यहां पर ये जो i है वो क्या कहलाएगा? सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। कोई टेंसर है, मान लेते हैं उसको हमने लिखा w, और हमने यहां पर लिखा उसके कोऑर्डिनेट लिखे x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। आप इसको ऐसे लिख सकते हो w, ये सब ना लिख करके ऐसे लिखो xi, या चलो i ले चुके तो नीचे j ले लो, ये लो xj। तो यहां पर जो ये j है, j बराबर है 1 से लेकर के कहां तक? 7 तक, 1 to 7। और इस j का नाम क्या है? सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि जब हमारे पास में एक फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर था, जिसको कि हम वेक्टर के नाम से पढ़ के आए हैं, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको बताने के लिए, समझने और समझाने के लिए हमें मैक्सिमम 3 निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती थी। टेंसर के पास में तो बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, तो यहाँ पर उस टेंसर को समझने और समझाने के लिए जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? 3 से ज्यादा होंगे। कितने होंगे? तो जनरल वे में हम क्या कह रहे हैं? n होंगे। तो n निर्देशांक अगर आपने लिए हैं किसी टेंसर के लिए, तो वो कहलाएगा, वो टेंसर n डायमेंशनल स्पेस में है। इसको कहेंगे 5 डायमेंशनल स्पेस का ये टेंसर है। इसको कहेंगे 7 डायमेंशनल स्पेस का ये टेंसर है। और टेंसर क्या है? कोई ना कोई फंक्शन होगा, उसका कुछ नाम होगा। यहाँ पे उसका नाम क्या है? 5, यहाँ पे उसका नाम क्या है? नोट करिए, पढ़िए। चलिए एक बात और देखिए इधर, जो सब स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट, उसकी पोजीशन कैसी होती है? लोअर, ठीक। और जो सुपर स्क्रिप्ट है उसकी पोजीशन कैसी होती है? अपर। अच्छा, इन दोनों को कॉमनली क्या कह सकते हैं? सफिक्स। अगर लोअर पे गया तो सबस्क्रिप्ट कहलाएगा, और अपर पर गया तो सुपर कहलाएगा। ध्यान देगा, समझे पहले बात को फिर लिखें। तो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टर्म की, टर्म मतलब कोई फंक्शन मेरे पास है, कोई एक्सप्रेशन हमारे पास है, तो किसी टर्म में सफिक्स था, और वो सफिक्स 2 बार था, बट एक बार वो सुपर में था, एक बार किस में था? सब में था। मैं क्या कह रहा हूं कि सफिक्स किसी एक्सप्रेशन कह लो, टर्म कह लो, पद कह लो, जो आपको अच्छा लगे,
कि सफिक्स किसी एक्सप्रेशन में दो बार है, एक बार लोअर में है, या ऐसे लिखे दो बार इन लोअर पोजीशन एंड इन अपर पोजीशन। जैसे आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक टर्म लिखा, ए आई एक्स आई, तो मैंने लिखा, ये टर्म लिखा हुआ है, इस टर्म में सफिक्स आई है, एक बार कहाँ है लोअर, एक बार कैसा अपर। और देखो मैंने लिखा कैपिटल ए जे बी जे, ठीक है। यहाँ पे सफिक्स कौन है, जे, एक बार नीचे भी है, एक बार ऊपर भी है। जो मैं लिख रहा हूँ कि किसी एक्सप्रेशन में, किसी टर्म में, किसी पद में एक सफिक्स है, वो दो बार है, एक बार लोअर में और एक बार अपर में है। तो सफिक्स किसी एक्सप्रेशन में दो बार है, इन लोअर पोजीशन एंड इन अपर पोजीशन, तो इसका मतलब है समेशन। इसका मतलब है समेशन। क्या मतलब है, जरा ध्यान देना, इसको हटाना। जैसे अगर ये लिखा जाए तो इसको लोग देख करके क्या समझे, इसको लोग देख करके ये समझे कि भी ये जो आपके सबस्क्रिप्ट होते हैं, जो सुपरस्क्रिप्ट होते हैं, वो क्या बताते हैं, एन डायमेंशनल स्पेस को बताते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट a1 x1, दूसरा a2 x2, बीच में क्या लगा देना प्लस, तीसरा a3 x3। और कहां तक जाना है, कुछ देते हैं कि भाई 5 तक जाना है तो अच्छी बात है, नहीं तो m तक चलना पड़ेगा। डॉट 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 am xn। अगर हम इसको अपने ऑर्डिनरी तरीके से देखें तो हम इसको ऐसे लिखना पसंद करेंगे, सिग्मा ai xi i बराबर 1 से n, यही तो है ना। तो लेकिन अब इसका मतलब भी यही है, मतलब सिग्मा यहां नहीं लिखा हुआ है, आपको क्या समझना है कि ये सिग्मा है, ये समेशन है। बात को पूरा करता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन, कोई टर्म हमारे सामने आता है, उसमें सफिक्स है वो दो बार है, एक बार सुपर में और एक बार सबस्क्रिप्ट में, तो इसका मतलब है कि हमें वहां पे समेशन लिखना है। कहां तक लिखना है, रेंज दी जाती है तो ठीक है, अगर उस सफिक्स की रेंज दी जाती है तो ठीक है, अदरवाइज कहां तक, n तक। और ये जो बात हमने कही, ये बात सबसे पहले आइंस्टाइन ने कही थी। किन्होंने कही थी, आइंस्टाइन ने। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा लिखा हुआ देखें, समझ जाना कि इसका मतलब है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। टेंसर की दुनिया में आपको इसको b की पावर 2 नहीं करना, a3 b3 और एंड सो ऑन am bm। ऑर्डिनरी वे में आप यहां सिग्मा लगाया करते थे, लेकिन वो कह रहा कि अंडरस्टूड है, ये सिग्मा एक मत लगाओ, वो अंडरस्टूड है। तो क्या लिखा है, सफिक्स किसी एक्सप्रेशन में दो बार है, इन लोअर पोजीशन एंड इन अपर पोजीशन। तो इसका मतलब है समेशन, इसका मतलब है समेशन, समेशन अप टू गिवन रेंज, जो रेंज दी जाए, जैसे आई की रेंज दे दी जाए 1 से लेके 5 तक, तो 5 तक जाना है, 5 डायमेंशन। और अगर नहीं दी जाती तो फिर क्या लेके चलेंगे, m। तो समेशन अप टू गिवन रेंज ऑफ सफिक्स, सफिक्स की जो रेंज दी जाती है, रेंज ना गिवन हो, रेंज नॉट गिवन, तो कंसीडर रेंज ऑफ सफिक्स इज इक्वल टू 1 to n। और ये सारी की सारी बातें जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी, तो ये सारी बातें बताई थी आइंस्टाइन ने।
आइंस्टाइन समेशन, इसी पूरी कहानी को कहा जाता है आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या होता है वो हमने यहां पर लिखाया है, बताया है। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या है? तो आइंस्टाइन ने कहा कि जैसे आप ये सीख चुके हो, अगर ऐसे लिखा जाए सिग्मा एक्स, तुरंत समझ जाते हो कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे लिखा जाए सिग्मा एक्स वाई, तुरंत समझ जाते हो x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे लिखा जाए सिग्मा x अपॉन y, तुरंत समझ जाते हो x1 बाई y1 प्लस x2 बाई y2 प्लस x3 बाई y3 डॉट डॉट डॉट। तो उन्होंने कहा जैसे आप ये जानते हो उसी तरीके से अगर कभी एक ऐसा टर्म आपको दिखे, अगर कभी आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन दिखे जहां पर आपको एक सफिक्स 2 बार दिखे, एक बार लोअर में एक बार अपर में, तो समझ जाना कि वो क्या चीज है, समेशन। यानी कि आइंस्टाइन कहते हैं कि जैसे ये लिखा जाए xi yi, इसका मतलब क्या समझोगे, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस एंड सो ऑन। तो अब ये सिग्मा अगर ना भी लगाओ तो भी यही समझना है। कैसे? यहां देख करके एक सफिक्स 2 बार आया है, एक सफिक्स 2 बार आया है, एक बार अपर में एक बार लोअर में आया है, तो क्या मतलब है, समेशन। वो ये नहीं कह रहा कि अगर ऐसे लिखा हो, देखो जरा सा xj yi, तो नहीं वो कह रहा ना, यहां पे सफिक्स बदल गया। एक ही सफिक्स अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 बार है, एक बार है सुपर में, एक बार किसमें, सब में, तो मतलब क्या है, समेशन। समझ पा रहे ना बात को? चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव बनता है कि आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या है, और सारे के सारे ऑप्शन अगर थ्योरी में दिए गए, तो ये डेफिनेशन आपकी हेल्प करेगी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई सफिक्स 2 बार आया है, एक बार अपर में आया है और एक बार लोअर में आया है, इसका मतलब है समेशन। ठीक है ना? तो तुम लोग एक्टिविटीज करते रहो, मैं कुछ बातें और यहां पर इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आइंस्टाइन के समेशन कन्वेंशन में जो सफिक्स यूज किए जाते हैं, यहां लिखा है इस बात को, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में जो सफिक्स यूज होते हैं उन्हें डमी सफिक्स कहते हैं, डमी सफिक्स कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे देता, देखो जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा ये AIXI, किसी दूसरे ने इसको लिखा AJXJ, किसी तीसरे ने लिखा AMXM। देखो तीनों का मतलब तो यही है ना, इसका मतलब ये लोग क्या समझेंगे, A1 X1 A2 X2 एंड सो लास्ट में क्या हो जाएगा AN XN। इसका मतलब ये लोग क्या समझेंगे, A1 X1 A2 X2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा AN XN। इसका मतलब ये लोग ये तो समझेंगे, बोलो भाई। तो चाहे हम यहां पर सफिक्स I ले लें और या J ले लें या फिर M ले लें, लेकिन सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब हम ऐसा सफिक्स देखते हैं कि जिसका चॉइस अगर हम बदल दें लेकिन रिजल्ट्स में कोई फर्क ना पड़े, तो उसको क्या कहते हैं, डमी। और आइंस्टाइन के समेशन कन्वेंशन में ये बात 100% क्या सही है, चाहे ये लिखा हो तो भी यही मतलब है, जो ये लिखा हो तो भी यही मतलब है। यानी यहाँ पर आई वाला जो सफिक्स है वो कैसा है, डमी सफिक्स है।
जे वाला जो सफिक्स है वो कैसा है, डमी सफिक्स है, एम वाला जो सफिक्स है वो भी कैसा है, डमी सफिक्स है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इतना ये काम करना है आज की क्लास में, बाकी का काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।